मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम वुडरो विल्सन के कोट के साथ। वुडरो विल्सन कहते हैं देयर मस्ट बी नॉट अ बैलेंस ऑफ पावर बट अ कम्युनिटी ऑफ पावर, नॉट ऑर्गेनाइज्ड राइवलरी बट एन ऑर्गेनाइज्ड पीस। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर हमें वर्ल्ड के अंदर पीस को लेके आना हो, अगर हमें पीसफुल वर्ल्ड जो है वो चाहिए हो, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने की ज़रूरत है या फिर कॉपरेशन कम्युनिटी ऑफ पावर क्रिएट करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे आपको इनका मतलब समझना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पावर काइंड ऑफ वो स्ट्रेटेजी होती है जहाँ पे हम वर्ल्ड में पीस चाहते हैं। कैसे कि कोई भी जो कंट्री है, कोई भी जो सिंगल एंटिटी है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल ना बन पाए कि वो मोनोपोली कर ले। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। और ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, यहाँ पे कंट्री क्या करती है? आपस में कॉम्पिटिटिवनेस करती है। अगर एक कंट्री दूसरे से आगे चली जाती है तो दूसरी उसके ऊपर टैरिफ लगा देती है, सैंक्शन लगा देती है। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिवनेस राइवलरी में कन्वर्ट हो जाता है और राइवलरी में कभी वर्ल्ड पीस नहीं आ पाता, जो कि हमारी यूएसए की स्ट्रेटेजी आजकल देखने को मिल रही है। लेकिन जो कॉपरेशन ऑफ पावर है, कम्युनिटी ऑफ पावर है, इसमें क्या है? ये जो कॉपरेटिव फ्रेमवर्क होता है उस पर बेस्ड है कि आपस में कंधे से कंधा मिला के आगे चलने वाली जो स्ट्रेटेजी है उसे कहते हैं कॉपरेटिव फ्रेमवर्क। और यही जो कॉपरेटिव फ्रेमवर्क है, जो इंडिया की स्ट्रेटेजी है मल्टीलैटरलिज्म की, यही जो है वर्ल्ड में पीस ला सकता है। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। काफ़ी अच्छा हमारा एडिटोरियल का ये कोट है, काफ़ी अच्छा ये कोट है और आज हमारे डेली डिस्पैच डिस्कशन के एडिटोरियल से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा आज का एडिटोरियल। तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये जो एडिटोरियल है हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म अपने आप में ही जो है हॉट बर्निंग टॉपिक है। और CAPF एग्ज़ाम जो है आपको पता ही है, ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। जैसे कभी डिफेंस के ऊपर पूछता था, अब डिफेंस के ऊपर पूछना ही बंद कर दिया है। तो हमें भी अपनी जो नॉलेज है वो बढ़ानी पड़ेगी और यही हमारा उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कि हमें अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा नॉलेज पूल बढ़ेगा वैसे वैसे कैसे भी टाइप का ऐसा है हम उसको लिख पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वैसे ही ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। तो देखो, जैसे ही हमारे प्रेसिडेंट, हमारे मतलब यूएसए के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो पावर में आए और पावर में आने के बाद जो है वो अपने ही देश को, यूएसए को जो है प्रायोरिटी देने लगे और बोलने लगे कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। अमेरिका फर्स्ट की जो स्ट्रैटेजी है, जो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर वाली स्ट्रैटेजी है, उसको अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये, हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस चीज़ को, कि जो यूएसए है उसने जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या फिर एग्रीमेंट्स हो गए इंटरनेशनल, उससे विड्रॉ करना चालू कर दिया। कि क्या रीज़न देके? रीज़न यही दिया कि इससे क्या होता है, यूएसए का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, यूएसए का फंड जो है बेकार जगह जा रहा है, यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिया और उसके बाद जो है बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स है जो ग्लोबल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, वहाँ से विड्रॉल कर लिया, जिसमें से पेरिस एग्रीमेंट भी है, क्लाइमेट चेंज भी है। तो जो क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है, ग्लोबल लेवल पे ही जो है कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क से, जैसे हमने देखा यहाँ पे, उससे जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉ करने का मतलब क्या? कि ये अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ वर्ल्ड में पीस नहीं लेके आ सकती। और जो ग्लोबल प्रॉब्लम है वो अकेले कोई भी कंट्री सॉल्व नहीं कर सकती, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। तो एग्जाम्पल यहाँ पे बता रखा है कि जैसे WHO से विड्रॉल कर लिया यूएसए ने। क्यों? रीज़न क्या दिया? रीज़न दिया कि कोविड-19 के टाइम में मिसहैंडलिंग हुई, चाइना को फेवर कर रहा है, इसलिए बोला WHO जो है उससे मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, कर लिया विड्रॉ। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि बोला कि जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो हमारा UNFCCC है, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है, ये कहीं ना कहीं अनफेयरली टारगेट कर रहा है अमेरिकन कंपनीज़ को और फेवर कर रहा है, बेनिफिट पहुंचा रहा है किसको? चाइना और इंडिया को। ये कुछ आर्ग्यूमेंट दिए। उसके बाद UNHRC को छोड़ दिया, यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसको छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। रीज़न क्या दिया? कि जो इजराइल है उसके अगेंस्ट में ये जो UNHRC स्टैंड ले रहा है, मतलब बायस्ड है इसकी, UNHRC की जो फंक्शनिंग है वो। उसके बाद यूएसए ने क्या करा कि ICC जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है, उस पर ही सैंक्शन लगा दिया। उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो यूएसए में एंटर करने से उनको बैन कर दिया। तो ये जो हरकतें हैं ये हमारा यूएसए कर रहा है और बोल रहा है कि क्या करना है इसको? अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाना है। तो देखो, ये जो हमारी बैलेंस ऑफ पावर की जो स्ट्रेटेजी है, इससे कभी कोई देश जो है ग्रेट बन नहीं पाएगा। अगर कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क नहीं होगा तो वर्ल्ड में पीस नहीं होगा, पीस नहीं होगा तो कैसे कोई देश जो है ग्रेट बन पाएगा? ये चीज़ सोचने वाली है और ये चीज़ एडिटोरियल में भी बता रखी है। तो आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा कि चल क्या रहा है। इसके बाद देखें तो यूएसए और क्या कर रहा है इसके लिए। यूएसए जो है एक नया बिल लेके आया है,
डिफंड नाम से बिल लेके आया है। उसका जो सेनेटर है, यूएस का सेनेटर माइक ली, वो उटा में ये जो डिफंड है, डिसएंगेजिंग एंटायरली फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन डेबैकल, ऐसा करके एक बिल लेके आया। अगर ये बिल पास हो गया तो यूएसए जो है अब यूएन से भी लीव कर देगा। यूनाइटेड नेशन जो है एक पूरे ग्लोबल लेवल की जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, उससे ही जो है यूएसए विड्रॉ कर देगा और जितने भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करता है वो भी विड्रॉ कर देगा। तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा और समझेंगे हम सारी चीज़ों को कि इसका रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। देखो इम्पैक्ट यहाँ पे बता रखा है कि यूएसए जो है यूनाइटेड नेशन के 22% जो बजट है उसका कंट्रीब्यूट करता है हमारा यूएसए। और ये जो यूएन है, आपको पता है यूएन की ही एक यूएनएससी है, सिक्योरिटी काउंसिल है, जो वर्ल्ड के अंदर पीस एस्टेब्लिश करती है, पीस लेके आती है। उसकी जो पीस कीपिंग मिशंस हैं अफ्रीका के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, ये कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे। ये यहाँ पे एडिटोरियल में बता रखा है। मतलब क्या कि अगर यूएसए विड्रॉल कर लेगा तो ये जो पीस कीपिंग फोर्स है या यूएन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ये साफ सीधा हमें यहाँ पे समझ आ रहा है। ग्लोबल सिक्योरिटी जो एफर्ट अभी तक हमने किए हैं कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करेगा ये सारी चीज़। और जो यूएन के डिप्लोमेट्स हैं जो यूएसए वगैरह में रह रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो खो जाएगी और जो यूएन है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा स्मूथली, ये यहाँ पे बता रखा है। तो डेफिनेटली अगर 22% की फंडिंग आप कम कर दोगे किसी देश के द्वारा तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं वो तो अपंग हो जाएगा। यही यहाँ पे एडिटोरियल में बता रखा है कि अगर यूएसए ने फंडिंग बंद कर दी तो जो हमारी पीस कीपिंग फोर्स है कहीं ना कहीं वो फंक्शनिंग करना बंद कर देगी। जो ग्लोबल लेवल के यूएन के ऑर्गेनाइजेशन है वो फंक्शनिंग करना बंद कर देंगे। जो यूएन का ऑफिस है वो फंक्शनिंग करना थोड़ा सा बंद कर देगा। मतलब क्या कि इफेक्ट तो पड़ेगा ही अगर यूएसए जो है विड्रॉ कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि यूएसए ने, अभी देखा था हमने कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उस पर जो है सैंक्शन लगा दिया था यूएसए ने कि वो जो बायस्ड है इजराइल के लिए, ऐसा करके बोल के, ठीक है, सैंक्शन लगा दिया था। और ये इस सैंक्शन का इम्पैक्ट क्या देखने को मिला, हमने देखा कि यूएसए ने आईसीसी के जो मेंबर्स थे उनको अपने देश के अंदर ही घुसने से रोक दिया। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। क्यों? क्योंकि जो यूएसए है जब वो अफगानिस्तान में था तो उसका जो है ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि अफगानिस्तान में रह के यूएसए की फोर्स ने क्या क्या ह्यूमन क्राइम किए, उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इसके ऊपर ही यूएसए ने क्या करा, सैंक्शन लगा दिया। तो देखो यहाँ पे जो है टायरेनी जिसे कहते हैं यूएसए की, वो देखने को मिल रही है। यहाँ पे बता रखा है कि ट्रंप ने क्या करा, उनका वीज़ा हो गया, उनके एसेट्स हो गए, जो आईसीसी ऑफिशियल से यूएसए में थे उनको ब्लॉक कर दिया। तो देखो यूएसए यहाँ पे जो है डिक्टेटर टाइप का बनता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं वो अपनी जो बैलेंस ऑफ पावर वाली जो स्ट्रेटेजी है उसमें पावरफुल बनना चाह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रिपरकशन जो है उसको देगी ही देगी। क्या देगी अभी देखते हैं, चिंता मत करो। तो ये जो स्टैंड है यूएसए का, जैसे अभी आईसीसी में हमने देखा या अभी ग्लोबल लेवल में जो भी चल रहा है वो देखा, ये कहीं ना कहीं जो यूएसए का पहले का स्टैंड था न्यूरम्बर्ग ट्रायल में। न्यूरम्बर्ग ट्रायल बेसिकली क्या था, नाजी के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएसए ने, सेम जैसे आईसीसी है वैसे यूएसए ने भी जो है न्यूरम्बर्ग ट्रायल करा था कि नाजी ने जो है वॉर ऑफ क्राइम कितना करा। देखो उस टाइम में तो यूएसए ने जो है ये हमारा न्यूरम्बर्ग ट्रायल कर लिया, लेकिन अब जो आईसीसी कर रहा है यूएसए के अगेंस्ट में ट्रायल, तो उस पर सैंक्शन लगा दिया। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि यूएसए जो है अपने जो प्रीवियस उसका जो रोल था वर्ल्ड लेवल पे कहीं ना कहीं अब कॉन्ट्राडिक्ट करता जा रहा है उसके साथ। और ये हमें दिख भी रहा है कि जो यूएसए की स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल पीस की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम समझ आ रहा है। डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ करना, पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ करना, आईसीसी पे सैंक्शन लगा देना, सब चीज़ क्या है, वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी लेके आने के लिए एक, आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। अब जो यूएसए है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। ये क्या चीज़ होती है मेरे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। देखो 1990 से पहले का भारत कैसा था, इकोनॉमिक नेशनलिज्म की तरफ। मतलब क्या, हम प्रोटेक्शनिस्टिक टाइप की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट करते हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये बेसिकली करा किस लिए जाता है कि जो हमारी कंपनीज है उसको फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। यही सारी चीज़ें अब ट्रंप भी कर रहा है। यही यहाँ पे बता रखा है कि वो अपने यहाँ पे इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है वो लेके आ रहा है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे? टैरिफ लगा के। ठीक है, अभी हमने देखा टैरिफ वॉर चल रही है इंडिया के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है। चाइनीज़ गुड पे लगा दिया टैरिफ, ट्रेड वॉर चालू हो गई। और यहाँ पे एडिटोरियल में बता रखा है कि ये जो ट्रेड वॉर है ये दूसरी कंट्री को तो इफेक्ट करेगी, यूएसए को भी इफेक्ट करेगी। जैसे यहाँ पे बताया है कि यूएसए ने जो है हैवी टैरिफ लगा दिया चाइनीज़ गुड के ऊपर,
तो यहाँ पे जो यूएसए के फार्मर है और जो मैन्युफैक्चरर है ना कहीं उनको हार्म होगा, ये यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है स्टील और एल्यूमिनियम का जो इम्पोर्ट होता था यूएसए के अंदर कनाडा से, मैक्सिको से, यूरोपियन यूनियन से, उस पर उसने टैरिफ लगा दिया। तो ये जो टैरिफ है कहीं ना कहीं उसकी जो खुद की इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी तो इम्पैक्ट करेगा, यही एडिटोरियल में बोलना चाहता है। और ये एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कैसे इम्पैक्ट करेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में बोलूँ या फिर उससे पहले जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 के टाइम पे, तो उस टाइम पे सिमिलर जो चीज़ हुई थी, स्मूथ हावले टैरिफ एक्ट 1930 आया था, जिसने ये जो ग्रेट डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया था, और ज़्यादा वसन कर दिया था। जैसे यूएसए जो है अमेरिका फर्स्ट करने के लिए क्या कर रहा है कि टैरिफ लगाया जा रहा है। तो ये जो अमेरिका फर्स्ट की स्ट्रैटेजी है, अगर देखा जाए 1930 के एग्जाम्पल से देखा जाए तो ये सक्सेसफुल होगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की इंडस्ट्री को जो है ये इम्पैक्ट पहुंचाएगा, यही यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि जो यूएसए है टैरिफ वगैरह तो लगा ही रहा है, जो ग्लोबल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हमारा WTO हो गया, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर भी जो जजेस होते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसकी भी कमेटी है, ठीक है, उसके अंदर जजेस जो होते हैं जो डिस्प्यूट जो तो होता है उसको रेजोल्व करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी अपॉइंटमेंट बहुत पहले से ब्लॉक कर रखी है, अभी की नहीं है, बहुत पहले से ब्लॉक कर रखी है। तो कहीं ना कहीं जो WTO है उसको डिसफंक्शनिंग करता जा रहा है हमारा क्या यूएसए, ये यहाँ पे बता रखा है। तो देखो यहाँ पे यही चीज़ बता रखी है कि WTO में ये कर रहा है कि उसके अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए रेगुलरली, उसको अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर रखा है। अब से नहीं कर रखा, 2017 या 2018 से कर रखा है। एक आधा जजेस वहाँ पे है जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। अब वो भी जो रिटायर हो जाएगा तो उसके अंदर कोई भी जो है जज नहीं बचेगा डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो WTO की वैल्यू क्या रहेगी? सिमिलरली जो इंडिया में हो रहा है वैसे ही कुछ कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आगे चलते हैं, चलो। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस देखो हमें पता ही है यूएसए जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। ग्लोबल जो कॉपरेशंस हैं, जो की इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाले हो गए, कहीं ना कहीं यूएसए जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अब वो अगर डिस्टर्ब करेगा तो जो दूसरी कंट्री है वो चुप तो बैठेगी नहीं, रिटेलिएट करेगी, जैसे इंडिया ने भी करा, जैसे कनाडा में नहीं करा, जैसे यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि ये जो दूसरी कंट्रीज है ये रिटेलिएट करेगी। और ये जो उसका मूवमेंट चल रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही तो मूवमेंट चल रहा है, मैंने आपको बताया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मूवमेंट चल रहा है ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो कॉपरेटिव फ्रेमवर्क हमने देखा था वुड्रो विल्सन वाला, वो तो ये है नहीं। ये तो क्या कर रहा है, अपने आप को पावरफुल कर रहा है, दूसरों को वीक करके कॉम्पिटिटिवनेस लेके आ रहा है, राइवलरी लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यही बता रखा है कि जो यूएसए है वो आइसोलेट हो जाएगा, अकेला रह जाएगा इस इंटरनेशनल पार्टनरशिप के अंदर। और पार्टनरशिप कंधे से कंधा मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो कोऑपरेटिवनेस होनी चाहिए। यही वुड्रो विल्सन बोलते हैं, यही मैं बोलता हूँ, और यही यहाँ पे दिख रहा है कि यूएसए उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है? इंडिया देखो, इंडिया का आपको स्टैंड हमेशा पता होना चाहिए कि इंडिया स्टैंड किस पे करता है। इंडिया स्टैंड करता है हमेशा किस पे? मल्टीलैटरलिज्म पे। इंडिया कभी नहीं बोलता कि जो है हमें अकेले आगे बढ़ना है, इंडिया बोलता है सबके साथ आगे बढ़ता है, मल्टीलैटरलिज्म उसे ही बोलते हैं। इंडिया जो है इंटरनेशनल लॉज को हमेशा अडेयर करता है, चाहे वो यूएन क्लॉज हो, यूएन क्लॉज मतलब समुद्र वाला जो यूएन का लॉज है उसको, या फिर कोई भी XYZ UNFCCC हो, या फिर हमारा पेरिस एग्रीमेंट हो। इंडिया हमेशा अडेयर करता है इंटरनेशनल लॉज का। हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(1) के अंदर भी ये दे रखा है, ठीक है। तो इंडिया के जो स्टैंड है वो यूएसए से एकदम अपोजिट है। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कोऑपरेटिव जो हमने देखा था फ्रेमवर्क जो होता है उसके साथ अलाइन करता है इंडिया का स्टैंड। और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, उन्होंने भी यही चीज़ बोली इंटरनेशनल फोरम में, G20 फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बोला कि ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए हमें। इंटरनेशनल चैलेंजेस जैसे हमारा हो गया टेररिज्म, जैसे हमारा हो गया क्लाइमेट चेंज, जैसे हमारा हो गया वॉर, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। और यूएसए उसी से ही विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया के पास और पूरे वर्ल्ड के पास अपॉर्चुनिटी है कि यूएसए का अल्टरनेटिव बना जाए। और इंडिया जो है आपको पता भी है कि हमेशा डिमांड करता है यूएनएससी के रिफॉर्म के लिए, और एक परमानेंट सीट के लिए हमेशा जो है वो करता है। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो इमर्जिंग नेशन है और इंडिया है, दोनों स्टैंड करके एक बिगर रोल प्ले कर ले इस ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा आपको। ये जो एडिटोरियल था बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एडिटोरियल था, और हमारे पेपर के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आइसोलिज्म
आइसोलेशनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूपीएससी सीएपीएफ के लिए अंदर, तो इसको छोड़ना मत करना, ठीक है। पेपर 2 के लिए टॉपिक है, करो इसको, हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर शेयर करो और थोड़ा सा लिखना चालू करो, बिना लिखे होगा नहीं। किताबें पढ़ने से नहीं होता, सिर्फ लिखना भी पड़ता है, रिकॉलिंग भी ज़रूरी होती है, सिर्फ रीडिंग ज़रूरी नहीं होती। तो लिखना चालू करो क्योंकि पेपर में तो लिखना ही है, ठीक है। लिखो और शेयर करो, यही मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर पेपर क्लियर करना है तो लिखना तो पड़ेगा ही, हमेशा टालने से नहीं होगा, आज ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये डिस्कशन। नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेक्शन 69A के ऊपर, ठीक है। अभी जो हमारे एक्स-कॉप हैं इलॉन मस्क की, मान लीजिए, ठीक है, ये जो हमारा चल रहा है ट्विटर वाला, यहाँ पे ये जो है कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर मूव कर गए, और कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर मूव करने के बाद बोला कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सेक्शन 69A IT एक्ट के अंदर जो है ब्लॉकिंग ऑर्डर दे सकती है, लेकिन 79(3)B के अंदर नहीं देना चाहिए, ये कुछ बोला है। अभी चल रही है बात, और सेंटर का जो सहयोग पोर्टल है उसको क्रिटिसाइज़ करा है कि ये सहयोग पोर्टल नहीं है, सेंसरशिप पोर्टल है, ऐसा करके हमारे इलॉन मस्क की जो कंपनी है एक्स, पहले जो ट्विटर थी, उसको बोला है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें ये जो जिस सेक्शन का नाम लिया है कि भाई इसके अंदर लगाना चाहिए, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। IT एक्ट 2000, ठीक है। बेसिकली ये जो एक्ट आया था, ये जो साइबर क्राइम चल रहा है, साइबर क्राइम जो हो रहा है, इसको पेनलाइज करने के लिए आया था। इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। इसका सेक्शन है सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा सेक्शन 69 है IT एक्ट का, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है हमारी, इसके पास पावर रहती है कि जो भी कंटेंट होता है उसको ब्लॉक कर सकती है ऑनलाइन इंटरमीडियरीज के पास। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई ऑनलाइन इंटरमीडियरीज है कौन। देखो, ये हो गया मैं कंटेंट क्रिएटर, मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, ये डेली डिस्पैच बना रहा हूँ, ये हो गए आप, ठीक है। आप हो गए कंटेंट ऑब्जर्वर, ठीक है। अब बीच में जो प्लेटफॉर्म है जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, जो कि क्या है हमारा यूट्यूब, ठीक है। ये क्या है हमारा ऑनलाइन इंटरमीडियरीज, जो बीच का प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया सारे अकाउंट कौन से में आते हैं, हमारे इंटरमीडियरीज प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ये जो इंटरमीडियरीज प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट अंडर 69 एक्ट IT एक्ट, इसके अंदर कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है, ऐसा ऑर्डर दे सकती है इंटरमीडियरीज को कि भाई इसको ब्लॉक करो, ठीक है। चाहे वो गूगल हो गए, सारे इंटरमीडियरीज के अंदर ही आते हैं, इतना थोड़ा सा याद रखना। मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। तो ब्लॉक जो कर सकती है, इसके पीछे ऐसा नहीं है कि भाई इसकी जो है ऑटोनॉमी है, या फिर बोल लीजिए कि मर्जी है कि जो मर्जी जो कंटेंट है उसको ब्लॉक कर दे। कुछ स्पेसिफिक कंटेंट है जिसको ब्लॉक कर सकती है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी को जो हैम्पर करे वो, सॉवरेनिटी को हैम्पर करे वो, पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर करे वो। तो ये सारे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आते हैं, मोरलेस वही हैं। लेकिन कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ब्लॉक कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों ही के पास पावर है अंडर हमारा IT एक्ट 69A, ऐसे करके स्टेटमेंट पूछ लेता है। अब इसके लिए PLI भी डाली गई, श्रेया सिंघाल, इसके अंदर केस भी आया, और केस के अंदर सेक्शन 69A को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया। ऐसा नहीं इसको हटा दिया, कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था, और बोला कि भाई ये रीजनेबल है, ये ठीक है, ऐसे करके कुछ बोला। तो बस ये थोड़ा सा हमें याद रखना है, कौन कौन से ग्राउंड है यहाँ पे बता रखे हैं, एक बार देख लेना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करो। मैं डेली डिस्पैच तुम्हारे लिए बनाता हूँ, तो मुझे भी तो पता चलनी है भाई तुम्हें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो मैं बंद करूँ बनाना, अब तुम्हें फ़ायदा हो रहा है तो मैं तो डेली बनाऊँगा। तो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें फ़ायदा हो रहा है, तो हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 72 सेकंड मिस इंडिया प्रेग्नेंट। देखो ये जो है अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। तो जस्ट मैंने ऐसे ही लेके आ गया था कि थोड़ा सा हो जाता है कि बच्चे कभी कभी कमेंट करके बोल देते हैं कि सर आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, तो सारी चीज़ें कवर होती हैं, चिंता मत करो। तो ये जो है ये हमारा होगा कहाँ पे, ऑर्गेनाइज्ड होगा तेलंगाना के अंदर, 72 होगा, फर्स्ट नहीं है, 72 होगा। और कब से चालू होगा, मई के अंदर चालू होगा। इंडिया नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती है, 140। तो ये हमारा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। अभी तो आएगा, तो आने के बाद फिर जो ये टॉपिक आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गया कि 71 जो हुआ था उसके अंदर जो मिस वर्ल्ड प्रेग्नेंट थी वो कौन थी, ये बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अफ्स्पा, आर्म फोर्स स्पेशल जो है यहाँ पे पावर एक्ट 1990 जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मणिपुर के अंदर थोड़े से और डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसके अंदर फर्मली इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये आता है, क्या इसके अंदर होता है क्या नहीं होता, और तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन होता रहता है, तो अभी देख लेते हैं। अभी जो हमारा अफ्स्पा है ये नागालैंड के अंदर,
असम के अंदर, मणिपुर के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एप्लीकेबल है, लग रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर और बाकी जगह पे जहाँ पे लग रहा था, जैसे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम हो गए, वहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा याद रखना कि टोटल 5 स्टेट के अंदर है ये हमारा अफ्स्पा, सॉरी। कब आया था ये एक्ट? ये एक्ट आया था 1958 के अंदर। जो डिस्टर्ब एरियाज होते हैं उनके अंदर लगाया जाता है। अब ये कौन डिक्लेयर करेगा कि कौन सा डिस्टर्ब एरिया आता है? इसके सेक्शन 3, इस ई एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर ये दे रखा है। और जो हमारे गवर्नर हैं, गवर्नर की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। हमारे जो गवर्नर हैं वो, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो, और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, ठीक है। गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये तीनों ही जो हैं, ये जो एक्ट है ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नर लगाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक वही हो गया डिस्टर्ब एरिया, जहाँ पे जो है डेंजरस कंडीशन आ गई हो, एक लेमन लैंग्वेज में ही यहाँ पे जो है डेफिनेशन दे रखी है। अब ये थोड़ा सा देखना है कि किसके पास पावर आ जाती है। तो इस एक्ट के अंदर सेक्शन 4 के अंदर बता रखा है कि जो कमीशन रैंक वाले जो ऑफिसर है, जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे तो आप कौन होंगे? कमीशन रैंक वाले ऑफिसर होंगे, तो आपके अंदर पावर आ जाएगी। या वारंट ऑफिसर या नॉन कमीशन ऑफिसर भी है, वो भी डेजिग्नेटेड या इक्विवेलेंट रैंक के, उनके पास ये स्पेशल पावर आ जाती है अंडर दिस एक्ट, ठीक है। कब इसका यूज़ कर सकते हैं? देखो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आर्म फोर्सेस के बाद बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर आ जाती है कि वो किसी को शूट भी कर सकते हैं, वार्निंग दे के शूट भी कर सकते हैं। लेकिन वार्निंग दी नहीं दी है, बताएगा कौन? वो तो शूट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आर्म फोर्स के पास स्पेशल पावर आ जाती है, मतलब कि वो जो है इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि इसको एक्सट्रीमली कॉशन के साथ यूज़ करने की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं सारा बता रखा है, पहले भी डिस्कस कर रखा है। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि किसी को भी बिना वारंट के अंदर, बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी चेक कर सकते हैं, किसी के घर पे भी जाके चेक कर सकते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी असेंबली को प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे एक्ट है ये हमारा आर्टिकल 19 के अगेंस्ट में है, ये यहाँ पे साफ सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा आपको समझ भी होनी चाहिए कि कौन सा एक्ट के अगेंस्ट में, कौन से में नहीं है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे और समझो इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बेल इज एक्सक्लूडेड SPF। ये क्या चीज़ है? ये है हमारा स्वीडन पेंशन फंड, ठीक है। अभी हुआ क्या कि जो हमारा स्वीडन पेंशन फंड है उसने क्या करा, जो उसने शेयर्स लगा रखे होंगे, पैसा लगा रखा होगा हमारे बेल के अंदर, वो विड्रॉल कर लिया। ये बेसिकली एक न्यूज़ थी। तो विड्रॉल करने का रीज़न क्या था? विड्रॉल करने का रीज़न था हमारी जो बेल कंपनी है, हमारा जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड कंपनी है गवर्नमेंट की, इसने जो है म्यांमार में, आपको पता है जुंता का रूल चल रहा है, वहाँ पे जो मिलिट्री का रूल चल रहा है, म्यांमार को वहाँ पे रडार वगैरह जो है मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स है वो थोड़ा सेल कर दिए होंगे, तो इसके पीछे जो है उसने विड्रॉल कर लिया। तो यही बेसिकली न्यूज़ थी। अब देखो यहाँ पे ड्यूअल स्टैंडर्ड का देखने को मिलता है। रशिया में वॉर चल रही है, यूरोपियन यूनियन उसको भी जो है उससे गैस भी खरीद रहा है और वो भी कर रहा है, लेकिन इंडिया को जो है थोड़ा क्रिटिसाइज़ करने की उनको आदत ही हो रखी है। तो चलो वो अलग चीज़ है। ये यहाँ पे हमारा इतनी सी न्यूज़ थी, इतनी सी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मेरे प्यारे बच्चों देखो कमेंट बॉक्स में आंसर हो रहा है नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा IOC। IOC क्या है? हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। इसके अंदर जो हमारी किट्सी कोवेंट्री है, ये जो दिख रही है आपको, हंस रही है हमारी मैडम, ये जो किट्सी कोवेंट्री है ये बन गई है हमारी कौन? फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू बी इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट। तो फर्स्ट वुमेन है और फर्स्ट अफ्रीकन प्रेजिडेंट है, ठीक है, जो कि IOC की प्रेसिडेंट है। तो थोड़ा सा देख लेना, शक्ल देख के लग नहीं रही अफ्रीकन, लेकिन है यहाँ पे लिखा हुआ, तो है ही भाई, ठीक है। अब इन्होंने सक्सीड किसको करा है? थॉमस बाच को सक्सीड करा है। तो ये छोटी छोटी न्यूज़ है, थोड़ा पता भी होना चाहिए इसके बारे में। बॉक्सिंग ने ऑफिशियल रिकॉग्निजेंस जो है रिसीव कर लिया है हमारे IOC से, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। तो अब जो बॉक्सिंग है वो भी इंक्लूड हो जाएगा ये लॉस एंजलिस में जो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक जो गेम होंगे उसके अंदर। तो थोड़ी ये दोनों न्यूज़ थी, छोटी छोटी न्यूज़ है, लेकिन दोनों को ही स्टेटमेंट में, 2 स्टेटमेंट में डाल के आपसे पूछ ले तो वहीं पे जो है हमारी हालत ख़राब हो जाएगी और 1 नंबर कट जाएंगे हमारे, 1 या 2 जितने भी है वो कट जाएंगे, ठीक है। तो यही थे आज के न्यूज़पेपर के अंदर। अब कल का थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 20 मार्च का। देखो सबसे पहले है यहाँ पे डायरेक्ट सब्सिडी के बारे में बताया गया। कल हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सब्सिडी देखी थी, ठीक है। तो डायरेक्ट सब्सिडी के अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर तो वो वेव ऑफ कर देना, डायरेक्ट पैसा तो देते नहीं, तो डायरेक्ट सब्सिडी में आएगा नहीं, इनडायरेक्ट है। MSP भी जो है इनडायरेक्ट सब्सिडी है। इंटरेस्ट सबवेंशन, देखो लोन को नहीं माफ़ कर रहे, यहाँ पे इंटरेस्ट को माफ़ कर रहे, तो इंटरेस्ट तो इनडायरेक्टली हो गया, क्योंकि
तो ये भी इनडायरेक्ट सब्सिडी में आता है। वेविंग एग्रीकल्चर लोन, ये चीज़ हुई हमारी डायरेक्ट सब्सिडी में कि पैसा जो ले रखा था उसी को माफ़ कर दिया, तो डायरेक्ट सब्सिडी है, तो इतना थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अपार आईडी। तो यहाँ पे जो है हमारे जो हमने देखा था कल के न्यूज़पेपर के अंदर, जो हमारे पेरेंट्स वगैरह है या फिर बोल लीजिए हमारे जो एक्टिविस्ट है वो कहीं ना कहीं इसको अपोज कर रहे हैं। तो ये किस लिए था, ये बेसिकली स्टूडेंट्स का कोई डेटा वगैरह इकट्ठा करने से रिलेटेड था, इतना पता है। टू ट्रैक स्टूडेंट अटेंडेंस, नहीं भी अटेंडेंस के लिए ये क्यों लगाएंगे अपार आईडी, वो तो बायोमेट्रिक लगा दो, उसके लगाना है तो, नहीं तो टीचर तो होती है क्लास टीचर। टू प्रोवाइड अ यूनिक एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस इंस्टीट्यूशन, हाँ ये चीज़ थी, ये देखी थी हमने। रिप्लेस आधार को रिप्लेस करने के लिए नहीं था। मॉनिटर स्टूडेंट बिहेवियर, नहीं इसलिए भी नहीं था, बी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बोविन ब्रीड। हमने कुछ देखा था, गोकुल मिशन करके ऐसा कुछ आया था, गवर्नमेंट ने फंडिंग वगैरह दी थी, तो वहाँ पे हमने देखा था जो है देसी हमारी गाय और विदेशी गाय दोनों देखी थी। तो यहाँ पे यही पूछ रखा है कि देसी कौन सी नहीं है उसमें, उसका नाम बताओ। देखो देनी था, मुर्रे थी, हालीकर था, ये तीनों देसी थी हमारी। हॉन्स्टेन फ्रेंचियन, ये शायद नीदरलैंड वगैरह की थी, ऐसा कुछ याद आ रहा है मेरे को, देख लेना। ये हमारी लेकिन विदेशी थी, हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कॉमन मेंबर ऑफ बोथ स्क्वाड एंड क्वाड। वैसे मैंने अलग अलग वो करा है, लेकिन क्वाड स्क्वाड है, ठीक है। अब क्वाड के मेंबर तो हमें पता है, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है, लेकिन स्क्वाड का कभी सुना नहीं, तो स्क्वाड का शायद नहीं होगा, इसलिए नहीं सुना, नहीं होता तो सुन ही लेते, नहीं तो मैं खुद ही बता देता तुम्हें। तो जहाँ इंडिया है उसे तो काट दो, ठीक है। अब उसके बाद आ गया हमारा ये वाला बी और डी बच गया। अब यूके क्वाड का मेंबर नहीं है, तो वैसे ही कट गया, बच गया हमारा डी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये कंट्री है जो दोनों की मेंबर है, और ऐसा प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन भी आया था हमारा, थोड़ा सा देखना 2024 के अंदर जो हमारा CAPF का क्वेश्चन था, ऐसा ही कुछ आया था। नेक्स्ट देखते हैं, रामनाथ गोयन का एक्सीलेंट जर्नलिज्म अवार्ड हुआ था, हमारी द्रौपदी मुर्मू ने इसका अवार्ड दिया था। यही यहाँ पे पूछ रहे किसने दिया था, तो हमारा सी हो गया, द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया था, कल ही तो देखा था, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे डिस्कशन।